please take your seat, please. Now, leader of the opposition, all others should take their seat. Sir, everybody obeyed you, but still you are angry. I am not angry. You are intervening into the rights of some now. Sir, you are always doing that. How it is correct? You are a very elderly member. You know every rule. I need not remind you any rule. Please. No, go ahead. Don't go follow rule. That is the problem for me. No. Sir, you please go ahead. What Derek ji raised the point, it is very important. SIR is everywhere it is going fraud and it is fraud and to win the election. No, there is not election. In Tamil Nadu it is going in Bengal. Everybody has it is going in Tamil Nadu. It is going in Karnataka. It is going in Bengal and you see the situation in Bengal. Everywhere. Now I am going to this is not correct. This is not correct. This is not correct. What you are raising is not fraud. No, I am not allowing it. I am not allowing it. श्रीमान सतपाल शर्मा जी, श्रीमान सतपाल जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आज इस सदन का ध्यान जम्मू कश्मीर के लोगों से जुड़े श्रीमान सतपाल शर्मा जी, ये विषय नेशनल हाईवे 144A पर जम्मू अखनूर 4 लेन सड़क परियोजना के पूरे होने में लगातार देरी से संबंधित है। ये संरचना करता है। आने भर में अपने वक्तव्य की शुरुआत 2015 में घोषित पीएमडीपी की दूरदर्शी और परिवर्तनकारी सोच को स्वीकार करते हुए ये during the electoral reforms I allowed everyone to take your own time. I have given you more time, but again and again you are raising some problems. दी गई थी। इसी nothing will go on record except 917 करोड़ रुपए की लागत वाली जम्मू कश्मीर जम्मू अखनूर सड़क परियोजना NHIDCL को सौंपी गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य NH 144A के 26 किलोमीटर हिस्से को आंतरिक 4 लेन राजमार्ग में विकसित करना था, ताकि जम्मू शहर को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती नगर अखनूर से जोड़ा जा सके। महोदय, ये एक गंभीर चिंता का विषय है। जिस परियोजना को 2021 तक पूर्ण होना था वो आज तक जो है वो नहीं हुई है। बार सीमा का उल्लंघन हुआ है। नवंबर 24 में लोकसभा में दिए गए सरकारी उत्तर से स्पष्ट हुआ है कि सीमित हिस्से का ही कार्य हुआ है और इसकी अनुमानित वृद्धि हुई है। तत्काल संज्ञान लेते हुए सभापति जी, ये उल्लेख करना आवश्यक है कि अखनूर में भारतीय सेना की 10th अखनूर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुछ ही दूरी पर है। ये सड़क एक मार्ग नहीं अपितु जम्मू को LOC रेखा से सटे राजौरी तथा पुंछ जिलों को भी जोड़ने वाली एक डिफेंस जो है मान्यवर आर्टरी है। हमारी सीमा पर हाल ही की घटनाओं में इस क्षेत्र में भरोसेमंद लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता को और अधिक रेखांकित किया गया है। आधे अधूरे हिस्से, अधूरे पुल, खराब सड़क सतह और अपर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था ने न मात्र यात्रा का समय बढ़ाया है अपितु इससे भारी मात्रा में जो है वो दुर्घटनाएं भी श्रीमान राजीव भट्टाचार्य जी। माननीय सभापति महोदय, आज एक महत्वपूर्ण जो इशू है नॉर्थ ईस्ट, खास करके त्रिपुरा के बारे में, त्रिपुरा पाइनएप्पल के बारे में बोलने के लिए हमको मौका देने के लिए मैं आपको आभार प्रकट करता हूं। माननीय सभापति महोदय, त्रिपुरा की एक पहचान है हमारा जो पाइनएप्पल, क्वीन पाइनएप्पल
क्यू पाइनएप्पल त्रिपुरा में प्रसिद्ध है और त्रिपुरा में ये जो बहुत देश भर में सबसे अच्छा सबसे बढ़िया पाइनएप्पल त्रिपुरा में उत्पादित होते हैं, त्रिपुरा में बनते हैं और त्रिपुरा में प्रोड्यूसर एक बहुत बड़ी जो जनजाति क्षेत्र है 33% जो जनजाति है उनका जो उत्पादित है ये क्वीन पाइनएप्पल है। आपको जानकारी है कि 2018 में 7 जून 2018 में हमारा माननीय देश का राष्ट्रपति हमारा श्री रामनाथ कोविंद द्वारा ये त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल को स्टेट फूड डिक्लेयर करके और हमारा देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये पाइनएप्पल को जीआई टैग घोषित करके एक विश्व बाजार में ये त्रिपुरा का पाइनएप्पल को पहचान बनाया, तो मैं प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन इस पाइनएप्पल जो होता है इसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूँ, एक पाइनएप्पल पार्क जो फ्रूट पार्क होता है तो वो उसमें जूस हमारा कैनिंग और इनका वैल्यू एडेड जो चीज बनता है वो तैयार करने में सहायता मिलेगी और किसान को सही मूल्य मिलेगा और त्रिपुरा की एक्सपोर्ट क्वालिटी भी त्रिपुरा में है। मैं एक डेडिकेटेड और कोल्ड स्टोरेज का मांग आपके माध्यम से करता हूं जिससे त्रिपुरा पाइनएप्पल को एक पहचान मिलेगा। अभी त्रिपुरा की पाइनएप्पल सारे विदेश में भी इसका निर्यात होते हैं। हाल ही में आप त्रिपुरा में विजिट किया, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन त्रिपुरा में विजिट किया और एक त्रिपुरा को एक मान्यता दिया है। मैं त्रिपुरा वासी की ओर से आप दोनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, दोबारा आने का आमंत्रण भी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती किरण चौधरी जी, थैंक यू 1 मिनट। चौधरी जी 1 मिनट। नाउ लीडर ऑफ द हाउस। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से रिकॉर्ड पर यह लाना चाहता हूं कि विपक्ष की मंशा जो मैंने कल भी कही थी वो कहीं भी चर्चा करने की, डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए और देश की घटना पर या देश के में चल रही व्यवस्थाओं पर कोई चर्चा करने का इनकी मानसिकता नहीं है, इनका मन नहीं है। अभी इन्होंने चर्चा में आज एक नया इशू लेकर के आए SIR का। हम सब जानते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर मुझे पूरा याद नहीं है लेकिन 15 से 16 घंटे डिस्कशन हुआ था ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में इन्होंने SIR के बारे में भी पूरी चर्चा की थी। लेकिन जब चर्चा का जवाब देने की बारी आई तो विपक्ष वॉकआउट कर गया था। ये इनका रवैया है। इनको कोई भी प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में इनका कोई विश्वास नहीं है। ये सिर्फ जो मैंने कल कहा था कि अव्यवस्था फैलाने में, एनार्की लाने में इनका उद्देश्य है और डेमोक्रेटिक तरीके से जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के तहत जो डिस्कशन चलती है उसमें अवरोध पैदा करना, यही इनका उद्देश्य है। आज भी उन्होंने यही काम किया है। मैं इसकी सारे हाउस के तरफ से घोर निंदा करता हूं। जिनका कोई भी उद्देश्य डिस्कशन करने का नहीं है, यह अवरोध पैदा करने का है और यह निंदनीय है। इसे ऑन रिकॉर्ड लाया जाए। नाउ श्रीमती किरण चौधरी जी। Thank you, sir. So I would like to draw the attention of this august House to the alarming issue of unregulated drug pricing in our country. It is deeply concerning, sir, that medicines manufactured at a cost of few paisa or a few rupees per tablet are being sold in the market at prices as high as rupees 30 to rupees 35. Reports indicate that the gap between the printed maximum retail price MRP and the actual procurement cost ranges from 50 to 350 times.
This clearly reflects serious distortions in our drug pricing mechanism, sir. While, sir, there is a discussion about mandating doctors to prescribe generic medicines, merely enforcing generic prescriptions will not automatically ensure affordability. Unless there is effective regulation of the printed MRP of generic medicines as well, patients may not receive the intended benefit. The price difference between the branded and generic medicines in some cases extends up to 200 times, which are absolutely unaffordable for the ordinary citizens. The problem here, sir, is particularly acute in critical and high-demand categories, weight loss therapies such as tirzepatide, Mounjaro, high-cost anti-cancer and cardiovascular drugs, and even commonly used asthma inhalers priced at Rs 300 and Rs 400 reflect the widening gap between cost and affordability. Medicines for diabetes, pain relief, and infections also exhibit wide and irrational price variations. Sir, I would like to urge the government to introduce strict regulation of drug pricing, ensure transparent average pricing mechanisms, and strengthen quality control systems so that affordable, safe, and accessible medicines are guaranteed to every citizen. Thank you, sir. श्रीमान घनश्याम तिवारी जी। माननीय सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच के कारण से डिजिटल इंडिया और यूपीआई के पेमेंट के माध्यम से भारत में एक बहुत बड़ी तरक्की हुई है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल पेमेंट के बारे में कहा था, उस समय यही हमारे प्रतिपक्ष के नेता जो लोग हैं वो बार बार ये कह रहे थे, ये डिजिटल पेमेंट कैसे होगा, ये भारत तो पढ़ा लिखा नहीं है, ये तो देश ऐसा गांव का देश है। लेकिन उसी देश में प्रधानमंत्री जी की भविष्य की सोच के कारण से अब तो 16,582 करोड़ रुपए, 500 करोड़ का ट्रांजैक्शन इतनी बार ट्रांजैक्शन हुआ यूपीआई के माध्यम से और डिजिटल पेमेंट्स के माध्यम से। उसमें 2,58,773 करोड़ रुपए का डिजिटली पेमेंट और लेन देन का काम वहां पर हुआ है। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं इसके साथ साथ ये कहना चाहता हूं कि ये बढ़ने के साथ साथ सरकार के बार बार अभियान चलाने के कारण उसके बावजूद साइबर जो फ्रॉड है वो कुल 16,23,000 मामले साइबर फ्रॉड के दर्ज हुए हैं। उनमें से 9,15,000 मामले यूपीआई के और डिजिटल पेमेंट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो ये आती है, माननीय इस राशि ये 1,25,000 करोड़ रुपए की राशि इसमें आई है और इसमें 95% मामले यूपीआई और डिजिटल पेमेंट से जुड़े हुए हैं। लेकिन इन ट्रांजैक्शनों के कारण से जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि ये जिसका खाता, जिसके खाते में रुपए आए हैं या जिसने कोई पेमेंट किया है फ्रॉड के उस रुपए का, उसका सारा खाता फ्रीज हो जाता है। पीएमएल एक्ट के अंतर्गत सारा खाता फ्रीज हो जाता है और हजारों खाते इसमें फ्रीज हो गए हैं। उसके खातेदार का कोई दोष भी नहीं है, फिर भी वो खाता फ्रीज हो जाता है और एक इस प्रकार की समस्या है। फिर वो जाता है एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो पुलिस में जाता है, एफआईआर दर्ज करता है, 6 महीने 8 महीने उसके लगते हैं उसके अंतर्गत, फिर भी उसका खाता नहीं खुलता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आम आदमी के सामने है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पीएमएल एक्ट के अंतर्गत और इनमें जो जमा हो रहे हैं पैसे और खाते खुल नहीं रहे हैं, उसके लिए 3-4 संशोधन करने की आवश्यकता है। पहला संशोधन तो ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के माध्यम से फ्रॉड ट्रांजैक्शन प्रकरणों में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लागू किया जाना चाहिए कि भाई इतने दिन में आपकी कार्रवाई हो जाएगी, इतने दिन में आपका जो खाता फ्रीज है वो खुल जाएगा। दूसरा, साइबर फ्रॉड मामलों में 7 दिन के अंदर प्राथमिक जांच और कार्रवाई हो। केसरी देव सिंह जाला जी। Thank you, Chairman, sir. So I wish to draw the attention of the House to a critical issue of organ donation in the country. Every year, thousands of patients die waiting for transplants, despite the fact that one donor can save up to 8 lives.
There remains a huge shortfall in the number of patients in need of transplants and the number of organs available. India needs between 1.75 to 2 lakh kidneys each year, but just 13,476 kidney transplants happened in 2024. When it comes to liver, heart and lungs, there were 4,901 transplants in 2024 as against the estimated need of 50,000. And there were only 44 pancreas transplanted in 2024 as against the estimated need for 2,500 a year. So certain organs such as hearts and lungs are only harvested from deceased donors. This adds a different challenge. Importantly, deceased organ donation rate in India continues to be very low at 0.77 organ per million population, which is far below the rates reported by neighboring countries. This is concerning for the country, considering that lakhs of deaths happen due to road traffic accidents every year, with most of the victims being potentially eligible for organ donation. Mechanisms like presumed consent for registered donors are under consideration with Aadhaar-linked verification. Donor registration can then become legally binding, reducing dependence on family consent. The government must consider amending the Human Organ and Tissue Transplantation Act to make this possible. The National Organ and Tissue Transplantation Organization, NATO, has been established and works as the umbrella agency. Awareness campaigns such as the Angdan Mahotsav have been launched, but their reach remains limited. NATO has done away with the requirement to register in the domicile state and age limits to receive an organ. It is also working on uniform policy for the allocation of organs. New standard operating procedures have allowed aircrafts carrying cadaveric organs to receive priority takeoff from airports and landing, with direct ambulances access upon arrival. The Honorable Prime Minister, in his recently given Mann Ki Baat, brought up this serious issue with a view of turning donations into a mass movement in the country. A lot more needs to be done. I appeal through you, sir, to the government to launch a sustained nationwide awareness campaign involving schools, colleges and community organizations to strengthen hospital-based disease donations programs and to expand organ retrieval centers, provide training for our medical staff, simplify registrations for citizens through Aadhaar-linked platforms, and encourage voluntary pledges to make organ donation a national movement. Honorable Speaker, sir, organ donations is not just a medical necessity, it is an act of humanity. Every life lost due to lack of organs is a preventable strategy. Let us make India a leader in organ donations and give hope to thousands of patients waiting for a second chance at life. Thank you, sir. In time. Shriman Milan Murali Devaraji. Sir, thank you very much. Sir, on February 4th in Ghaziabad, 3 sisters aged 12, 14 and 16 died by suicide, reportedly linked to online gaming addiction. Social media, as we know, connects billions of people around the world. It amplifies voices, it democratizes information. But we must accept one reality, it has a dark side. In India today, 1/3 of social media users are teenagers. In the US, teenage depression and suicides began to rise sharply in 2010, exactly when a company called Facebook started aggressively targeting young users. According to NCRB, 13,000 Indian students died by suicide in 2022, double the number in 2013. Students now account in India for 10% of all suicide deaths. आज सर डिस्ट्रैक्शन के नाम पर छोटे बच्चों के हाथों में टैबलेट्स और मोबाइल फोन्स दिए जा रहे हैं. 27% of Indian teens show signs of social media addiction along with poor grades, anxiety and low self-esteem. A McAfee survey across Indian metros found that 33% of children face cyberbullying. NCRB data shows that the share of violent juvenile offences rose from 32% in 2016 to nearly 50% in 2022. So in the United States, a mother and daughter have jointly sued Meta, which is the parent company of Instagram and Facebook, for allegedly having addictive algorithms that harm young users. France, sir, today has banned social media below 15 years of age and bans mobile phones in schools. Australia has banned it below 16. Just last week, Indonesia banned social media for teens, becoming the first Asian country to do so. Spain and Germany are also moving in this direction. At the recent AI Impact Summit in New Delhi, French President Emmanuel Macron urged India to consider restricting access for children under the age of 15. So India's DPDP framework already provides for stricter consent norms and verifiable parental approval for those under 18. But we must go further.